हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग मॉडर्न इंडिया एंड इन मॉडर्न इंडिया वी हैड स्टार्टेड द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। मुगलों का पतन हम लोगों ने प्रारंभ किया था। मुगलों के पतन के बाद एक्चुअली आधुनिक भारत की शुरुआत होती है भारत में यूरोपीय विचारधारा के आगमन के बाद, जब आधुनिकता का आगमन होता है। आफ्टर कमिंग ऑफ यूरोपियंस मॉडर्न थिंकिंग कैम and Mughal rule was displaced by British rule। मुगल शासन को विस्थापित किया गया ब्रिटिश सत्ता के द्वारा, और इसमें जो शुरुआत होती है इनिशियली इट वाज द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। मुगलों का पतन हुआ एंड आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मुगल्स ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश्ड। ब्रिटिश शासन की स्थापना होती है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका क्षेत्रीय शक्तियों की थी। एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ रीजनल पावर्स वेर सीन इन दिस पीरियड। इस काल में तो इन लास्ट क्लास वी हैड डिस्कस्ड, हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, इन 1707 1707 ईस्वी में औरंगजेब डाइड। औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब की मृत्यु हुई इन अहमदनगर में मृत्यु हुई। दफना दिया गया औरंगाबाद में ले जाकर के, जो रबिया दुर्रानी के मकबरा के बगल में एक सूफी पीर हैं, उनके मकबरा के अहाते में दफना दिया गया था। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का पतन शुरू होता है, और इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो मुगलों का जब पतन हुआ, डिक्लाइन ऑफ मुगलों का पतन हुआ, तो क्षेत्रीय शक्तियों के उद्भव की पृष्ठभूमि बनी। औरंगजेब अंतिम मुगल था। औरंगजेब वाज द लास्ट मुगल जिसने उत्तर और दक्षिण पर राज किया। नॉर्थ एंड साउथ वेयर अंडर द ऑथोरिटी ऑफ मुगल्स एट लास्ट इन द पीरियड ऑफ औरंगजेब के समय में। आफ्टर औरंगजेब डिक्लाइन स्टार्ट होता है, पतन शुरू होता है, और इस पतन की प्रक्रिया में हम लोगों ने देखा कि मुगलों का पतन होता है, और बहादुर शाह, जिसको शाह आलम भी बोलते हैं, मुअज्जम, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फारूक सियर, देन रफीउद्दौला, रफीउद्दर्जात, नेकुसियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, फिर अकबर द्वितीय, और तब बहादुर शाह द्वितीय, जफर। तो बहादुर शाह द्वितीय जफर अंतिम मुगल था। लास्ट मुगल रूलर वाज बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह सेकेंड, बहादुर शाह द्वितीय। और इस टाइम पीरियड में 1707 से 1858 तक, फ्रॉम 1707 टू 1858 इट वाज डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। मुगलों का पतन था, और साथ ही साथ क्षेत्रीय शक्तियां थी, कई क्षेत्रीय शक्तियां थी। मैंने डिस्कस भी किया था, पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि क्षेत्रीय शक्तियों के अंतर्गत देखिएगा कि 4 प्रमुख थे इनिशियली। स्टार्ट में 4 प्रमुख हैं, जिसमें कि आप देखेंगे कि मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में, मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना की। सआदत खां ने अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना की। इंडिपेंडेंट रूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन बंगाल बाय मुर्शिद कुली खां, इन अवध बाय सआदत खां, बाय सादतुल्ला खां इन कर्नाटक में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हैदराबाद, निजामुल मुल्क, हैदराबाद निजामुल मुल्क के द्वारा हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना की गई। निराश होकर आफ्टर बीइंग होपलेस ही वेंट टू हैदराबाद, ही वेंट टू साउथ। दक्षिण गया था कौन? निजामुल मुल्क, जिसका ओरिजिनल नाम था चीन किलीच खां। दक्षिण जाता है
1722 में 1722 में और 1724 में इन 1724 ही एस्टेब्लिश्ड इंडिपेंडेंट रूल इन हैदराबाद। हैदराबाद में उसने स्वतंत्र शासन की स्थापना की और मोहम्मद शाह का शासन था, तो मोहम्मद शाह ने भी किसी प्रकार से मना नहीं किया। उसने बोला ठीक है, अच्छा है कि दक्षिण चला गया, क्योंकि वो पावरफुल है, तो उसे डर था जिस तरह से दरबारियों ने पहले शासन किया था उसी तरह से निजामुल मुल्क भी हमारे ऊपर शासन करेगा। तो इस कारण से उसने निजामुल मुल्क को और प्रोत्साहित किया, इनकरेज्ड। मोहम्मद शाह इनकरेज्ड निजामुल मुल्क एंड गेव द टाइटल ऑफ आसफ जाह। आसफ जाह की उपाधि दी उसको, आसफ जाह श्रेष्ठ मुसलमान। तो आसफ जाह की उपाधि दी किसको? निजामुल मुल्क को। किसने दिया? मोहम्मद शाह ने। तो ये मुख्य शक्तियां हैं। हालांकि इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर मराठा शक्ति भी है। हालांकि मराठा शक्ति का उदय हो गया था औरंगजेब के काल में ही। औरंगजेब के काल में 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु होती है और शिवाजी को जो पहाड़ी चूहा भी एक शब्द का इस्तेमाल किया है, उसके लिए किया गया है। और शिवाजी महाराज जब तक थे तो मराठों को पूर्ण रूप से औरंगजेब भी दबा नहीं पाया शिवाजी महाराज के समय में। इवन कि एक बार तो धोखे से बुला लिया था, धोखे से बुला लिया गया था। धोखे से नहीं, मान सिंह के साथ में संधि हुई थी, अमान सिंह की डेथ हो जाती है और इसके बाद नहीं, जय सिंह, मान सिंह नहीं, जय सिंह के साथ में संधि होती है। और वो जब आता है कहां? आगरा। तो आगरा के किला, आगरा में जयपुर महल है, आगरा में जयपुर महल है, जयपुर महल में कैद किया गया था। वो हम लोग पढ़ेंगे, मीडिएवल पीरियड जब पढ़ना है, ऐसे में मराठा भी पढ़ना है हम लोगों को, तो मराठा में हम लोग देख लेंगे। तो क्षेत्रीय शक्तियों के उद्भव में मराठा है, इधर सिख आते हैं, राजपूत शासक भी इस समय है। इसी में आप देखिएगा सवाई राजा जय सिंह, काफी विद्वान व्यक्ति है, स्कॉलर है। उसने जो है सो क्या किया था, तो हाँ, जयपुर शहर की तो स्थापना किया ही, साथ ही साथ उसने उसकी एस्ट्रोनॉमी में बहुत रुचि थी, खगोल विज्ञान में बड़ी रुचि थी। जंतर मंतर जो है ये उसी के द्वारा स्थापित किया गया था। और वो जो स्थापित किया गया था 4 जगहों पर स्थापित किया गया था, 4 जगहों पर, जयपुर में, दिल्ली में, उज्जैन में और बनारस में। जिसमें कि बनारस वाला और उज्जैन वाला अभी नहीं प्राप्त होता है। जंतर मंतर आपका जयपुर में भी है और ये जो है आपका दिल्ली में भी है। ठीक है। इसके अलावा कर्नाटक से बाद में मैसूर राज्य का उद्भव होता है। मैसूर में हैदर अली के बाद आफ्टर हैदर अली टीपू सुल्तान। अब देखिए, इतिहास में कुछ व्यक्ति हैं जो अनपढ़ होते हुए भी अपने अनुभव से लोगों को प्रभावित किया, जिसमें एक तो अकबर है, अकबर द ग्रेट बोलते हैं, अकबर महान बोलते हैं, और दूसरा मैसूर में हैदर अली भी था। हैदर अली पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया, काफी विद्वान, इतना विद्वान बनाया कि फ्रांस के साथ में उसने संबंध स्थापित किए। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में उसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। कौन स्वतंत्रता का वृक्ष? वो फ्रांसीसी क्रांति वाला। फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी तो उसका एक जैकोबियन दल था वहां का, फ्रांस का, उसका मेंबर बना था। ही बिकेम द मेंबर ऑफ जैकोबियन पार्टी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांसीसी क्रांति का जो जैकोबियन दल है उसका मेंबर बना था। तो मैसूर है। इसके अलावा कुछ और भी शक्तियां देखेंगे, रुहेला है, बुंदेला है। तो इस समय अनेक शक्तियां, क्षेत्रीय शक्तियां हैं। तो लेट्स स्टार्ट, इसको स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले रीजनल पावर में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी शक्तियां किधर किधर हैं। तो यहां देखेंगे, ये अभी मैं बता रहा था कि बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने किया? मुर्शीद कुली खान ने। किसने किया? मुर्शीद कुली खान। बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुर्शीद कुली खान ने किया। मुर्शीद कुली खान ने बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना, इंडिपेंडेंट रूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन बंगाल बाय मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान, तो मुर्शीद कुली खान है। तो एक चीज हेडिंग आपका होगा क्षेत्रीय शक्तियों का उद्भव, राइज ऑफ रीजनल पावर्स, और उसमें लिखेगा कि मुगलों के पतन के साथ साथ विथ द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, मुगलों के पतन के साथ साथ विथ द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स इट वॉज राइज ऑफ रीजनल पावर्स, क्षेत्रीय शक्तियों का भी उद्भव हुआ।
मुगलों के पतन के साथ साथ क्षेत्रीय शक्तियों का उदय भी हुआ। विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स इट वॉज ऑल्सो द राइज ऑफ रीजनल पावर्स, क्षेत्रीय शक्तियों का भी उदय हुआ। ठीक है, इसी क्रम में बंगाल देके डैश देके लिखिएगा मुर्शीद कुली खां, बंगाल मुर्शीद कुली खां, इन बंगाल मुर्शीद कुली खां, बंगाल में मुर्शीद कुली खां। अवध सआदत खां, इन अवध सआदत खां, सादत SAADAT सादत खां। ठीक है, सादत खां अवध में। कर्नाटका में दीजिएगा सादतुल्ला खां, इन कर्नाटका सादतुल्ला खां। इन हैदराबाद चिनकिलीज खां हु इज नॉन एज निजाम उल मुल्क। तो दीज 4 पावर्स वेर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 4 शक्तियां सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अवध में बंगाल में मुर्शीद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन के बाद सरफराज खां के बाद अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर के बाद मीर कासिम के बाद फिर मीर जाफर। तो इस तरह से, लेकिन मीर जाफर के बाद क्या हो गया था कि मीर जाफर को मीर जाफर के समय में लॉर्ड क्लाइव है, लॉर्ड क्लाइव का तो कुछ ये भी बोला जाता है, हाँ, यानी कि इसको क्या, हाँ, रॉबर्ट क्लाइव का गीदर भी बोला जाता है इसको, गीदर। ठीक है, उस पर आएंगे हम लोग, मॉडर्न वाला पार्ट है वो पढ़ेंगे, एक एक करके देखना। अभी केवल हम लोग को देखना कि रीजनल पावर्स में कौन कौन राइज हो रहे हैं, और स्पेशली इन कर्नाटका आफ्टर सादतुल्ला खां के बाद कर्नाटक में लड़ाई हो रही है उत्तराधिकार के लिए अनवरुद्दीन और चंदा साहिब के साथ में, और हैदराबाद में फिर लड़ाई हो रही है, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच में जंग शुरू हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ, इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। 3 कर्नाटक युद्ध में कर्नाटक हैदराबाद को अपने कंट्रोल में ले लिया। हालांकि वो युद्ध था एंग्लो फ्रेंच वॉर, लेकिन इन द रीजन ऑफ कर्नाटका, सो इट वाज कॉल्ड कर्नाटका वॉर, उसको कर्नाटक युद्ध भी बोलते हैं। तो उस पर हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन ये जब पता रहेगा तभी वहां समझ में भी आता है। नहीं तो लोग क्या करते हैं ना, ढूंढते जाते हैं कि चंदा साहिब कौन है, अनवरुद्दीन कौन है, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग। तो मुजफ्फर और नासिर जंग जो है ये निजामुल मुल्क के बाद है, और सादतुल्ला खां के बाद ये नवाब सादतुल्ला खां। इसमें याद रखिएगा, हेड वेयर कॉल्ड नवाब इन बंगाल, अवध एंड कर्नाटका, एंड हेड वेयर कॉल्ड निजाम इन हैदराबाद। जो हेड होते हैं ना, किंग होते थे ना, पहले बादशाह होते थे, मुगल बादशाह, तो ऐसे यहां इन लोगों ने स्वतंत्र रूप में नवाबी की, इसलिए नवाब कहलाए। तो नवाब सुवेर द किंग ऑफ दीज रीजन, इस क्षेत्र के राजा जो होते थे वो नवाब कहलाते थे। तो नवाब कहलाते थे। तो बंगाल में मुर्शीद कुली खां, अवध में सादत खां, कर्नाटका में सादतुल्ला खां, और हैदराबाद में निजामुल मुल्क। क्लियर। यहां देखेंगे मराठा शक्ति का जो उद्भव होता है अंग्रेजों के काल में, यानी आधुनिक भारत में मराठा शक्ति का जो उद्भव हुआ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है पेशवाओं का। पेशवा बिकेम द पावर। ठीक है, यहां जो राजा है ना, असल में राजा को छत्रपति कहा जाता था, राजा को छत्रपति, मराठा राजा को छत्रपति कहा जाता था। छत्रपति बिकेम पावरलेस हो गया, नाम मात्र का, नॉमिनल हेड ओनली, सिर्फ नाम मात्र का प्रमुख रहा। छत्रपति बिकेम द नॉमिनल हेड, रियल पावर वाज इन द हैंड ऑफ पेशवा। और उसी में जो सबसे महान पेशवा बाजीराव प्रथम, द्वितीय नहीं है, द्वितीय दिखावा में रह गया, द्वितीय ओवर कॉन्फिडेंस में रह गया। प्रथम जो था, उसी प्रथम से रिलेटेड वो कहानी है ना, बाजीराव मस्तानी। तो बाजीराव मस्तानी वो केवल स्टोरी है, वो इतिहास नहीं है। उसको पूरा का पूरा फिल्म 3 घंटे की बना दिया गया, जबकि बाजीराव से क्वेश्चन जो आएगा वो 3-4 क्वेश्चन आएगा, 5 मिनट का है। बहुत लोगों को मैं देखता हूं कि पूरा कहानी बताने लगते हैं, तो वो आपके काम का नहीं है। ठीक है, बंगाल में मुर्शीद कुली खां, निजामुल मुल्क हैदराबाद में सादतुल्ला खां,
कर्नाटक में और सादत खां अवध में। बाकी देखिए सिख के समय में गुरु गोविंद सिंह सिख के अंतिम गुरु थे। प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक साहब। गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु पहले थे गुरु नानक, दूसरे थे गुरु अंगद। देखिए गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरिकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। एक्चुअली एकदम मुंह पर रहेगा, उसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है ना, अमर राम अर्जुन हर हर हरि, अमर राम अर्जुन हर हर हरि, हर हर हरि, ये याद रखिएगा। देखिए पहला सबको याद है, नानक साहब है। दूसरा अंगद साहब है, सबको पता है। अंगद साहब ने ही गुरुमुखी लिपि का विकास किया था। और यहां देखिए गुरु तेग बहादुर के बाद गुरु गोविंद सिंह आए, ये भी लोगों को पता रहता है। तेग बहादुर और गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे। उसके बाद सोचा कि गुरु को पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, ये लास्ट कर दिया कि अंतिम गुरु हो गए। ठीक है, अब बीच के जो 6 हैं इसको याद करने का तरीका, अमर राम अर्जुन हर हर हरि, अमर से अमरदास, राम से रामदास, अर्जुन से अर्जुन देव, हर से हर गोविंद, हर से हर राय, हरि से हरि किशन। तो ये हो गया गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हर गोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरि किशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व किया। बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व किया और सबसे अंग्रेजी ब्रिटिश शासन काल में एक पॉपुलर सिख हुए, वो थे राजा रंजीत सिंह। राजा रंजीत सिंह, बट उनके बारे में बहुत सारी कहानियां कि लंबी लंबी दाढ़ी रखते थे, दाढ़ी को पूरा बांध के रखते थे। एक सूफी संत आए थे ना, तो दाढ़ी से ही उनका पैर साफ किया था। तो अलग अलग तरह का बहुत सारी कहानियां, लेकिन बहुत शक्तिशाली थे तो गुरु जो राजा रंजीत सिंह। और राजा रंजीत सिंह जब तक रहे तब तक दोनों के बीच की सीमा हो गई थी, क्या? सतलज नदी। सतलज के इस पार अंग्रेज, सतलज के उस पार रंजीत सिंह। अच्छा पता है एक चीज और है, पड़ोसी पावरफुल रहेगा ना तो आप भी पावर में रहते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, पावरफुल पड़ोसी के रूप में रंजीत सिंह को रखा। मतलब यह कि देखिए फ्रांस का खतरा इस समय था, तो फ्रांस का खतरा था, रसिया वगैरह भी से अच्छे संबंध नहीं है। तो ऐसे में क्या है कि ब्रिटिश कॉलोनी को बचाए रखने के लिए, ब्रिटिश जो उपनिवेश है उसको बचाए रखने के लिए यह सीमा मजबूत होना जरूरी है। इधर तो तीनों साइड से समुद्र है, समुद्र में अंग्रेज ऐसे ही शक्तिशाली हैं, पावरफुल हैं। तो बच गया भारत आने का एक ही रास्ता, इधर तो हिमालय सुरक्षा प्रदान कर रहा है, एक ही रास्ता है जिधर से आया जा सकता है। और इधर उन्होंने क्या किया, सिखों को मजबूत रखा, सिख शक्तिशाली रहे। और यह था कि राजा रंजीत सिंह जब तक रहे तब तक कोई युद्ध, मतलब कहने का अर्थ है कि अंग्रेज कभी हिम्मत नहीं किया उधर हमला करने का। लेकिन रंजीत सिंह के बाद जो है, जो सिख थे, सिख मिसलों में बट गए। नहीं, मिसल में तो पहले से बटे हुए थे, मतलब बाकी जो सिख सरदार थे वो शक्तिशाली नहीं रहे, तो उनको कंट्रोल में करना आसान था। आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 49, 1845-46 में, 48-49 में, एट लास्ट 49 में डलहौजी के समय में सिख राज्य मिल गया। तो धीरे धीरे यही क्षेत्रीय शक्तियों को ही कंट्रोल में करना था अंग्रेजों के लिए, इसीलिए क्षेत्रीय शक्तियों को पढ़ना जरूरी है। सिख के अंतर्गत राजा रंजीत सिंह, राजपूत में सवाई राजा जय सिंह हैं, तो उसी के समय तक थोड़ी स्थिति ठीक ठाक है। उसके बाद फिर राजपूत उतने पावरफुल नहीं है। और मैसूर में जो है हैदर अली ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, लेकिन टीपू सुल्तान उतना शक्तिशाली नहीं है। और यही कारण है कि टीपू सुल्तान के साथ में, मैसूर के साथ में 4 युद्ध हुआ था अंग्रेजों का, 4। और हैदर अली के साथ जो पहला युद्ध हुआ उसमें अंग्रेज हार गए थे। दूसरे युद्ध में बीच में ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, तब टीपू सुल्तान ने संभाला, लेकिन टीपू सुल्तान उतना शक्तिशाली नहीं था, संधि करनी पड़ी। फिर तीसरे युद्ध में तो टीपू सुल्तान एक तरह से देखा जाए तो पराजित ही है, और उसका आधा राज्य भी ले लिया, उसके बेटे को बंधक बना लिया। चौथा युद्ध की कोई बात ही नहीं थी, लेकिन वेलेस्ली नहीं चाहता था कि कोई राज्य रहे, मैसूर नाम का कोई राज्य रहे, इसीलिए यानी मैसूर नाम का स्वतंत्र राज्य रहे, हमारे अंदर में रहे। और इसीलिए मैसूर को जीत करके अब वहां फिर से पुराना राजवंश पहले डाल दिया और बाद में फिर उस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो ये है क्षेत्रीय शक्तियां। तो इसमें
सबसे पहले देखा जाए, आगे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हैदराबाद के बारे में पढ़ते हैं। हैदराबाद तो लिखिएगा, क्षेत्रीय शक्तियों में इन रीजनल पावर्स, क्षेत्रीय शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण हैदराबाद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हैदराबाद, सबसे महत्वपूर्ण हैदराबाद है। हैदराबाद क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हैदराबाद की जो स्थापना हुई है, ये एक तरह से देखा जाए तो ये डायरेक्ट चुनौती थी। जैसे मुर्शिद कुली खां एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि इंडिपेंडेंट है, वो पहले दीवान के रूप में है, बाद में सूबेदार बनता है, ये डायरेक्ट जाके ही हैदराबाद की स्थापना की गई थी। इसी कारण से हैदराबाद सबसे महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैंने बताया था निजामुल मुल्क, जिसका नाम था क्या, चीन किलीच खां, इसका जो वास्तविक नाम था चीन किलीच खां। और इसने क्या किया था, इसने सैयद बंधुओं का सफाया किया, चीन किलीच, यहां लिखा हुआ भी है चीन किलीच खां। तो चीन किलीच खां इसका नाम है, वास्तविक नाम है चीन किलीच खां। इसने क्या किया, सैयद बंधुओं का अंत किया। सैयद ब्रदर्स वर डिफीटेड बाय चीन किलीच खां, और तब सैयद बंधुओं से मुक्त कराया था मोहम्मद शाह को। लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद शाह इसके ऊपर विश्वास नहीं करता था, तो ड्यू टू लैक ऑफ फेथ, तो ये क्या हुआ, विश्वास की कमी के कारण, तो ये ही बिकेम सैड, दुखी हो गया, एंड वेंट टू साउथ, दक्षिण चला गया, एंड इन साउथ ही एस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट रूल, एक स्वतंत्र शासन की स्थापना की, एंड दैट वाज हैदराबाद, वही हैदराबाद राज्य था। और इसको कहा भी जाता है, मैंने बताया भी था कि जब मुगल शासन को छोड़ के दक्षिण गया तो इसे कहा जाता है एस्केप ऑफ लॉयलिटी, निष्ठा का पलायन, बताए थे ना। तो वो याद नहीं होगा कि निजामुल मुल्क का मुगल दरबार को छोड़कर दक्षिण जाना, यह निष्ठा का पलायन कहलाता है। कि निजामुल मुल्क वेंट टू साउथ आफ्टर लिविंग द कोर्ट ऑफ मुगल कोर्ट, इट वाज कॉल्ड एस्केप ऑफ लॉयलिटी, ठीक है। तो इसको निष्ठा का पलायन कहते हैं। तो हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया? तो हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना निजामुल मुल्क ने किया। इन हैदराबाद इंडिपेंडेंट रूल वाज एस्टेब्लिश, ऐसे ही स्ट्रक्चर बना देंगे, दिमाग में बैठेगा। हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना निजामुल मुल्क ने किया, स्वतंत्र शासन की स्थापना, इंडिपेंडेंट रूल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय निजामुल मुल्क इन हैदराबाद। इट वाज द रूलिंग पीरियड ऑफ मोहम्मद शाह, या मोहम्मद शाह का शासनकाल था। इट वाज द रूलिंग पीरियड ऑफ मोहम्मद शाह का शासनकाल था। मोहम्मद शाह का मूल नाम, ओरिजिनल नेम ऑफ निजामुल मुल्क का मूल नाम चीन किलीच खां था। निजामुल मुल्क का मूल नाम, द रियल नेम ऑफ निजामुल मुल्क वाज चीन किलीच खां। और चीन किलीच खां को आसफ जा की उपाधि दी। द टाइटल ऑफ आसफ जा वाज गिवन टू चीन किलीच खां बाय मोहम्मद शाह ने चीन किलीच खां को आसफ जा की उपाधि दी। चीन किलीच खां को आसफ जा की उपाधि किसने दी? मोहम्मद शाह ने दी। और इसके निजामुल मुल्क के दो उत्तराधिकारी हुए, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग, दोनों में हुआ उत्तराधिकार की जंग, ठीक है। तो बैटल ऑफ सक्सेशन बिटवीन मुजफ्फर जंग एंड नासिर जंग, बैटल ऑफ सक्सेशन बिटवीन मुजफ्फर एंड जंग एंड नासिर जंग, हु वेर द सक्सेसर ऑफ निजामुल मुल्क। तो निजामुल मुल्क के उत्तराधिकारी कौन हुए? मुजफ्फर जंग और नासिर जंग। इसी में एक को सपोर्ट किया था, मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया था फ्रांसीसियों ने, और नासिर जंग को सपोर्ट किया था अंग्रेजों ने। वो हम लोग बाद में करेंगे, जब एंग्लो फ्रेंच वॉर करेंगे ना, कर्नाटका वॉर, तो उसमें इसको फिर से करना है, फिर से देखना है। लेकिन वहां पर कई बार क्या होता है कि वहां लोग पढ़ लेते हैं, ये समझ में नहीं आता। तो हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना, इंडिपेंडेंट रूल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय निजामुल मुल्क इन द रूलिंग पीरियड ऑफ मोहम्मद शाह के शासनकाल में। लिख लिए ना, हटा दिया जाए। उसके बाद निजामुल मुल्क का मूल नाम था चीन किलीच खां को आसफ जा की उपाधि किसने दी? मोहम्मद शाह ने दी। निजामुल मुल्क के बाद हैदराबाद के उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हुई, किनके बीच? मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच। और इसमें
लाभ उठाया किसने? अंग्रेजों ने लाभ उठाया। अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों आपस में लड़ गए, अंग्रेजों को इसका लाभ मिला। बाद में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटका वार जो हुआ, कर्नाटका युद्ध जो हुआ, उसमें भी सेकेंड वार, दूसरा युद्ध जो था ना, स्पेशली हैदराबाद और कर्नाटक को लेके ही था। जैसे क्या होता है ना, मान ले रहे हैं अड़ोसी पड़ोसी हैं, दो बच्चे आ गए पटना आ गए, वो भी अड़ोस पड़ोस में ही रहने लगे। तो कई बार ऐसा होता है, कैसा होता है कि घर का झगड़ा पटना में भी हो जाता है, या पटना वाला झगड़ा घर तक चला जाता है। पटना में दोनों में बहस हुई, पता चला घर में जाकर घर में भी बहस हो गई। तो इस तरह की चीज होती है। तो यहाँ उल्टा हुआ, घर वाला झगड़ा पटना आ गया, मतलब कि इंग्लैंड वाला झगड़ा, मतलब यूरोप वाला झगड़ा यहाँ आ गया। पता है यूरोप में इंग्लैंड एंड फ्रांस वेयर द ट्रेडिशनल एनिमीज, परंपरागत शत्रु थे यूरोप में। यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड परंपरागत शत्रु थे। 100 साल का युद्ध भी इन्हीं दोनों के बीच में हुआ, 7 साल का युद्ध भी इन्हीं दोनों के बीच हुआ। 1350s टू 1450s, 1350 से लेकर लगभग 1450 तक, लगभग 100 साल का युद्ध, वॉर ऑफ 100 years बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 100 साल का युद्ध हुआ था। और सप्तवर्षीय युद्ध, 7 साल का युद्ध, 1756 से लेकर के 1763 तक, 1756 से लेकर 1763 तक 7 साल का युद्ध, 7 years वॉर बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ। क्लियर? तो क्षेत्रीय शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण था हैदराबाद। हैदराबाद के बाद आते हैं बंगाल। बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल। तो लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि मोहम्मद, लिखिएगा फारुखसियर के शासनकाल में, इन द टाइम पीरियड ऑफ फारुखसियर के शासनकाल में, थोड़ा लिख लेंगे फिर स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर जो है ना, थोड़ा माइंड को ये कर देता है, तो उसमें थोड़ा सा लिख लेंगे उसका इंट्रोडक्शन कि क्या है। तो लिखिएगा फारुखसियर के काल में, इन द पीरियड ऑफ फारुखसियर, मुर्शिद कुली खां वॉज द दीवान ऑफ बंगाल। मुर्शिद कुली खां बंगाल का दीवान था। मुर्शिद कुली खां, लिखा हुआ मुर्शिद कुली खां वॉज द दीवान ऑफ बंगाल। मुर्शिद कुली खां बंगाल का दीवान था। दीवान होता था, दीवान जो राजस्व मामला देखता था, वसूली वगैरह करता था, तो वहां का दीवान था। और लिखिएगा मोहम्मद शाह, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मोहम्मद शाह के शासनकाल में, इन द टाइम पीरियड ऑफ मोहम्मद शाह के शासनकाल में, इन द टाइम पीरियड ऑफ मोहम्मद शाह, मुर्शिद कुली खां स्टार्टेड टू रूल इंडिपेंडेंटली। मुर्शिद कुली खां ने स्वतंत्र शासन करना प्रारंभ कर दिया। तो फारुखसियर के काल में, यानी बोला जाता है कि 1711 मतलब 12-13 के आसपास में वो दीवान था, फारुखसियर के समय में दीवान था। और 1719 के आसपास में उसने स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू कर दिया। तो 1719 के आसपास, यानी कि किसके काल में? मोहम्मद शाह के काल में इसने स्वतंत्र रूप से शासन किया। 1719 से लेकर के, मतलब यही यहां पर दिया हुआ है 1717 से ही कही एक तरह से, लेकिन 1719 में पूरी तरह से क्लियर कर दिया। 1717 भी फारुखसियर का ही शासनकाल है। तो 1717 से 1727 तक एक्चुअली क्या हुआ ना, दीवान होते हुए फिर वो सूबेदार बन गया। तो सूबेदार भी बना तो मुगलों का ही सूबेदार था, लेकिन सूबेदारी में ही वो जो स्वतंत्र शासन करने लगा और अपने आप को नवाब की तरह वहां बिहेव करने लगा। और 1727 तक वो शासन किया। 1727 से 1739 तक शुजाउद्दीन, 1739-40 में सरफराज खां आया और गया, मतलब आया, ये उतना योग्य नहीं था, ही वॉज नॉट एलिजिबल। तो इसलिए क्या किया, इसको विस्थापित किया, रिप्लेस किया, किसने? अलीवर्दी खां ने। अलीवर्दी खां बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। और एक चीज याद रखिएगा, अलीवर्दी खां वॉज द फर्स्ट पर्सन, अलीवर्दी खां पहला व्यक्ति था जिसने हु फेल्ट द डेंजर ऑफ ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के खतरे को जिसने महसूस किया, अंग्रेजों के खतरे को महसूस किया। ही फेल्ट अबाउट द डेंजर ऑफ ब्रिटिशर्स के, अंग्रेजों के खतरे को महसूस करने वाला पहला नवाब जो था वो अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने कहा था कि ये जो अंग्रेज हैं, ब्रिटिशर्स आर लाइक द बी, या कह सकते हैं तो मधुमक्खी के समान है, अगर उसको ना छेड़ा जाए, डोंट डिस्टर्ब देम, दे विल गिव हनी।
अगर उसको छेड़िएगा नहीं तो मधु मिलेगा, और छेड़िएगा तो वो काट खाएगा। तो इसने ये चीज को फील किया, इसने सलाह भी दी थी, लेकिन सिराजुद्दौला नहीं माना, छेड़ दिया, तो इसका नुकसान हुआ। जैसे सिराजुद्दौला जो है, अगर उसने किलाबंदी करने से नहीं रोका होता, किलाबंदी कर रहा था ना यहाँ पर बंगाल में, किलाबंदी करने से नहीं रोका होता तो फिर वो डिस्टर्ब नहीं आता। हालांकि उस समय भी अगर ये आपसी एकता बनी रहती तो लॉर्ड क्लाइव कुछ नहीं कर सकता था। लॉर्ड क्लाइव को तो डायरेक्शन मिला था कि वापस आ जाओ, छोड़ दो, लेकिन लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया, अपनी सूझबूझ का सहारा लिया, कॉन्स्पिरेसी की, और क्या किया, आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी, पलासी के युद्ध के बाद शासन की स्थापना की। तो लिख लिए सब। बंगाल के नवाब में पहला कौन है, मुर्शीद कुली खां, 1717 से 1727, कहीं कहीं 1719 से 1727 दिया रहता है, 1727 से 1739, 1727 से 1739 सुजाउद्दीन, ये सुजाउद्दीन है। एक सुजाउद्दौला होगा अवध में, कंफ्यूज मत कीजिएगा। जब हम लोग बक्सर का युद्ध करेंगे ना, उसमें सुजाउद्दौला अवध का नवाब है। अवध में सादत खां के बाद सुजाउद्दौला हुआ, अवध में सादत खां के बाद सुजाउद्दौला हुआ, नहीं सुजाउद्दौला नहीं, सादत खां के बाद हुआ सफदरजंग, और सफदरजंग के बाद हुआ सुजाउद्दौला। सफदरजंग को नवाब वजीर भी कहा गया, पिछले क्लास में डिस्कस हुआ है। सादत खां के बाद सफदरजंग, और सफदरजंग के बाद आता है सुजाउद्दौला, उस पर भी आते हैं। पहले बंगाल के नवाब को देख लेते हैं। पहला कौन है, मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन, उसके बाद सरफराज खां, फिर अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला। क्लियर। मुर्शीद कुली खां 1717 से 1727, 1727 से 39 सुजाउद्दीन, सरफराज खां 1739 से 1740, अलीवर्दी खां 1740 से 1756। लंबा शासन है, 16 साल शासन किया, काफी बुजुर्ग हो चुका था, कोई बेटा नहीं था, केवल 3 बेटियां थी, छोटी बेटी का बेटा था सिराजुद्दौला, नाती था, ठीक है, ग्रैंडसन है कौन, सिराजुद्दौला, और वो भी छोटी बेटी का बेटा है। तो स्वाभाविक सी बात है, मौसी मौसा लोग जो है उसको कैसे बर्दाश्त होगा कि नवाब बन गया। तो बस साजिश चलने लगी, कॉन्स्पिरेसी चलने लगी, इसी कॉन्स्पिरेसी का शिकार हुआ सिराजुद्दौला। और यही कारण है कि सिराजुद्दौला के विरुद्ध जो कॉन्स्पिरेसी हुई, षड्यंत्र हुआ, लॉर्ड क्लाइव पार्टिसिपेटेड इन दैट कॉन्स्पिरेसी, लॉर्ड क्लाइव ने उस षड्यंत्र में भाग लिया, एंड इन द बैटल ऑफ पलासी ही वाज डिफीटेड इन 1757। ठीक है, 23 जून 1757। एक इतिहासकार हैं, नाम है यदुनाथ सरकार। यदुनाथ सरकार का एक स्टेटमेंट है, 23 जून 1757 को भारत में आधुनिक काल का आगमन हो गया। अब आधुनिक काल का आगमन किस सेंस में बोल रहे हैं, थोड़ा सा सेंस यही है कि 23 जून 1757 को ब्रिटिश शासन आया, ब्रिटिश शासन से आधुनिकता की विचारधारा आई, लेकिन इसको एक पॉइंट से आधुनिकता को डिफाइन करना ये उचित नहीं है। तो जब आंसर राइट करेंगे तो इसको कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वहां पर जो लास्ट का जो पैरा होगा, जो हिस्ट्री ऑप्शनल वाले हैं उन लोगों के लिए विशेष रूप में, वो उस पर आपको बताना होगा। यही इतिहास विषय की एक गंभीरता है कि लोग क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर नहीं लिख पाते हैं, और यही कारण है कि नंबर अच्छे नहीं आते हैं। अदरवाइज अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो इतिहास से भी कई लोग सफल हुए हैं। जब सफल हो रहे हैं तो इसका मतलब कि उसमें अच्छे नंबर आने की संभावना है। तो हर सब्जेक्ट में मैं बार बार बोलता हूँ ऑप्शनल को लेकर के कि आप कभी टेंशन में मत लीजिए, जो भी सब्जेक्ट है उसको खुल के पढ़िए, खुल के लिखिए, तो उसमें नंबर आएंगे ही आएंगे। कोई सब्जेक्ट खराब नहीं होता है, मेरा मानना है कोई सब्जेक्ट खराब नहीं होता है। हाँ, उस सब्जेक्ट पर आपकी मेहनत कैसी होती है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कभी किसी के ऊपर प्रेशर नहीं देता हूं कि आप ये सब्जेक्ट लीजिए। हाँ, बेटर जब बोलते हैं तो इतिहास, चूंकि इतिहास से नेट भी रहा, इतिहास से भी मैंने ऑप्शनल हिस्ट्री और फिलॉसफी दोनों से दिया है। हालांकि सफलता जो मिली बीपीएससी में वो मिली है फिलॉसफी से, दर्शन शास्त्र से, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इतिहास विषय असल में कम लिख के आता था, ज्यादा नंबर आते थे। तो यही कारण से जिसमें कम ज्ञान था ना उसमें ज्यादा नंबर आ रहे थे, और ज्यादा ज्ञान आया तो कम नंबर आने लगे थे। तो इस बार क्या किया कि ज्ञान को कम किया तो और ज्यादा नंबर आए। नहीं, सही बात मैं बता रहा हूं, आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है सब्जेक्ट का। आप देखिएगा टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होकर जाइएगा, बीपीएससी में नंबर नहीं आएगा, यूपीएससी में नंबर नहीं आएगा। उनको क्रिएटिविटी चाहिए, आप कितना क्रिएटिव हो सकते हैं। प्रशासनिक सेवा की एक खासियत है, खास करके मेंस एग्जाम की एक खासियत है, आपकी रचनात्मकता से आपको नंबर मिलते हैं। यही कारण है कि अभी जो नया नया बच्चा आया है
वो देखिए ज्यादा क्रिएटिव है, क्या है कि नॉलेज कम है, उसको अच्छे नंबर आ रहे हैं, वो क्वालिफाई कर जा रहा है, टॉप कर जा रहा है। और जिसको ज्यादा ज्ञान हो गया वो ज्यादा लिखेगा, ज्यादा लिखेगा तो वहीं वो फंसता है। हो सकता है कि पहला क्वेश्चन आपको पता, एक और चीज बड़ा अच्छा मैं बता रहा हूं, मुख्य परीक्षा के लिए ध्यान रखिएगा। मेरा पहला क्वेश्चन जो होता था वो अगर 4-5 पेज में मैंने लिखा, अंतिम क्वेश्चन मेरा 6-7 पेज चला जाता था। अंतिम क्वेश्चन 6-7, आप लोग उल्टा कर देते हैं, लास्ट तक लिखते समय नहीं बचता है, पता चला अंतिम क्वेश्चन 4-5 पेज में रह गया, अब पहला 7-8 पेज में लिखा। मैं घर ही शुरू से ही रखता हूं साथ में, और यही कारण है कि मेंस में मेरे अच्छे नंबर हमेशा रहे हैं। बस यही था कि स्टेट्स 72 नंबर का छूट जाता था, तो समझ रहे हैं 72 नंबर बहुत मायने रखता है, तो वो 72 नंबर की वजह से चला जाता था। पहले भी 50 नंबर का आता था। नहीं, आधा की बात नहीं है, वहां आंसर अगर मिल गया तो पूरे नंबर भी मिल जाएंगे। आपका कैलकुलेशन अगर ठीक हो गया तो पूरे नंबर, वही 72 के 72 नंबर आ जाते हैं। यही ना कारण है कि अभी देखिए 170-180 तक फर्स्ट पेपर में होने की संभावना क्यों हो गई है, क्योंकि इधर जो जीएस का सेक्शन है वो एवरेज मार्किंग हो रहा है, कहीं ना कहीं टेक्निकल मतलब कि प्रमोशन मिल रहा है, यूपीएससी में भी बीपीएससी में भी प्रमोट किया जा रहा है। हालांकि इस बार देखिएगा मैथ्स के नंबर कम हुए हैं, मैथ्स में जो है पिछले बार जो 280-85 तक गया था उसके तुलना में, तो वो भी ध्यान में रख रहे हैं, वहां भी ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन देखिए इसीलिए मैं बोलता हूं कि अब ये ना सोच कर कि पिछले साल टॉप किया 285 नंबर आ गए तो अब मैथ ही ले लिया जाए, तो हाँ वही बात है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना है, पॉजिटिव सोचना है और वहां पर काम करना है। कोई भी सब्जेक्ट खराब नहीं है। तो बंगाल के नवाब में हो गया कौन? मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन, सरफराज खां, अली वर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बंगाल के नवाब के बाद आगे अवध के नवाब, नवाब ऑफ अवध के नवाब। टाइम पीरियड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ 3 शासक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने किया? सादत खां ने किया। तो स्वतंत्र शासन की स्थापना, इंडिपेंडेंट रूल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, स्वतंत्र शासन की स्थापना, स्वतंत्र शासन की स्थापना किया, इंडिपेंडेंट रूल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय सादत खां के बाद है सफदरजंग को नवाब वजीर भी बोला जाता है। सफदरजंग इज ऑल्सो नोन एज नवाब वजीर। क्यों बोला जाता है नवाब वजीर? ये नवाब था अवध का और वजीर बना मुगलों का। उत्तरकालीन मुगल में इसने किसके समय में? अहमद शाह के समय में नवाब की उपाधि ली, तो इसीलिए इसको नवाब वजीर भी कहा जाता है, क्लियर? तो नवाब वजीर बोला जाता है किसको? हाँ, सफदरजंग को नवाब वजीर भी कहा जाता है। और 1722 से 1739 तक 39 तक सादत खां है। सादत खां कब से कब है? 1722 से 1739 और उसके बाद सफदरजंग आता है। और सफदरजंग का जो काल है, देखिए एक चीज और है, अगर नहीं भी पता हो तो उसमें एक पॉइंट आप ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, सफदरजंग 39 में बना था, नवाब बना था, और 39 से उसके बाद उसका जो सक्सेसर है उसके बाद सफदरजंग तो इसमें 54 में उसकी मृत्यु हो गई थी। 54 में, 39 से 54, 1739 से 54, तो ये हो गया। अब 54 के बाद सुजाउद्दौला है। अब इसके 10 साल के बाद देखिए सुजाउद्दौला ने किसमें? बक्सर की युद्ध में भाग लिया था। तो ईस्वी सन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने भी सर्च करके आपको बता दिया और कभी मुझे जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, लेकिन एक चीज है, टाइम पीरियड रहेगा ना तो वो निकाला जा सकता है। निकाला इसलिए जा सकता है कि सुजाउद्दौला कहां पर है? बक्सर की युद्ध में भाग गया, यानी 1764 के समय में, 1764 में ये होगा। सफदरजंग किसके दरबार में था? किसके समय में था? मोहम्मद शाह के बाद आया अहमद शाह के समय में ये पावरफुल हुआ। तो अहमद शाह के समय में आया। देखिए 1739 से 54 के बाद कौन है? आलमगीर है ना, 54 से 59 उस आलमगीर द्वितीय है। उसके बाद शाह आलम द्वितीय है 59 से 1806। तो वह मिला करके आप कर सकते हैं, टाइम पीरियड निकल जाता है, कुछ न कुछ उसके समय का समकालीन अगर याद रहेगा तो हो जाता है। तो चलिए अवध के नवाब कौन है? सादत खां। अच्छा, सादत खां के बारे में एक और चर्चा हम लोगों ने किया था, 1739, 1739। देखिए 39 तक है। क्यों पता है?
39 में इसने सुसाइड कर लिया था। 39 में इसने सुसाइड कर लिया था। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ भारत पर। 1739 में तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। तो एक पॉइंट लिखिए ना, लिखिएगा कि अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना सादत खान ने की। इंडिपेंडेंट रूल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन अवध बाय सादत खां। अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना सादत खान ने की। इंडिपेंडेंट रूल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन अवध बाय सादत खां। इट इज कॉल्ड, यह कहा जाता है कि, इट इज कॉल्ड दैट, यह कहा जाता है कि ही इन्वाइटेड नादिर शाह टू अटैक ऑन दिल्ली। यह कहा जाता है कि इसने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। यह कहा जाता है कि इट इज टोल्ड दैट, यह कहा जाता है कि ही इन्वाइटेड नादिर शाह टू अटैक ऑन दिल्ली, दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। और जब ये बातें डिस्क्लोज हो गई, जब ये बात खुल गई, मतलब इसकी पोल जब खुल गई, तो इसने क्या किया, सुसाइड कर लिया। ठीक है, तो इसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। जब ये डिस्क्लोज हुआ तब सफदरजंग बना नवाब। सफदरजंग नवाब बना और इसको अपना वजीर बनाया था अहमद शाह ने, मुगल शासक ने। इसीलिए इसको नवाब वजीर कहा जाता है। ही इज नोन एज नवाब वजीर। वजीर मतलब मंत्री होता, प्रधानमंत्री, सलाहकार होता है वजीर। मीडिएवल पीरियड पढ़ेंगे तो मीडिएवल में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसके बाद, और सफदरजंग के बाद आया कौन, शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर के युद्ध, बक्सर का युद्ध 1764। एक तो बक्सर का युद्ध और दूसरा याद रखिएगा इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि हुई, बक्सर का युद्ध हुआ इन द पीरियड ऑफ शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला के काल में बक्सर का युद्ध हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, 1764 में, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में, 1765। 1765 में इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की दो संधि हुई थी, हम लोग वहां पढ़ेंगे। बक्सर के युद्ध तो उसके बाद पढ़ेंगे। दो संधियां हुई थी, एक हुई थी शुजाउद्दौला के साथ, दूसरा हुई था मुगल शासक कौन था, शाह आलम द्वितीय के साथ, शाह आलम द्वितीय के साथ। ये शुजाउद्दौला है, वहां शुजाउद्दीन था। मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल का नवाब बना शुजाउद्दीन, और यहां शुजाउद्दौला। सफदरजंग के बाद अवध का नवाब बना शुजाउद्दौला। क्लियर। अब हम लोग कर्नाटक पहुंचते हैं। तो कर्नाटक में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने की, सादतुल्ला खान ने। इन कर्नाटका इंडिपेंडेंट रूल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय सादतुल्ला खां के द्वारा स्वतंत्र शासन की स्थापना की गई। इंडिपेंडेंट रूल वाज एस्टेब्लिश्ड एंड आफ्टर सादतुल्ला खां, यहां पर नवाबी के लिए संघर्ष हुआ। किसके बीच में, चंदा साहिब और अनवरुद्दीन के बीच। इनके बारे में बाद में भी पढ़ना है, तो जिसमें मैं एंग्लो फ्रेंच वॉर बताऊंगा, आंग्ल कर्नाटक युद्ध बताऊंगा, तो उसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा कि कौन है चंदा साहिब, कौन है अनवरुद्दीन। ये लोग इसके उत्तराधिकारी थे, सक्सेसर ऑफ सादतुल्ला खां। इन कर्नाटका में बैटल ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लिया था चंदा साहिब और अनवरुद्दीन ने। अनवरुद्दीन को अंग्रेजों ने सपोर्ट किया था और चंदा साहिब को फ्रांसीसियों ने किया था। वहां बोल रहे थे इंग्लैंड में, यूरोप में बोला जा रहा था कि हम लोग थोड़े न लड़ रहे हैं, वो लोग लड़ रहा है, चंदा साहिब लड़ रहा है, अनवरुद्दीन लड़ रहा है, वो लोग आपस में लड़ रहा है। लेकिन दोनों को पीछे से सपोर्ट किए हुए थे फ्रांसीसी और अंग्रेज। तो ये बताते हैं कि यहां इस प्रकार से युद्ध हो रहा है। तो स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने किया कर्नाटक में, सादतुल्ला खान ने। इतना ही यहां पर रखिए। इसके बाद कर्नाटक के बाद पहुंचते हैं हम लोग मराठा। हाँ, मराठा। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, पहले लिख लीजिएगा पॉइंट, फिर इसको बनाइएगा। लिखिएगा दक्षिण में इन साउथ, दक्षिण में मुगल काल में, इन मुगल पीरियड, इन साउथ इन मुगल पीरियड, दक्षिण में मुगल काल में शिवाजी ने
स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की? शिवाजी ने स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। इंडिपेंडेंट मराठा रूल वॉज एस्टेब्लिश्ड। इंडिपेंडेंट मराठा रूल वॉज एस्टेब्लिश्ड। दक्षिण में मुगल काल में स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना शिवाजी ने की। स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना शिवाजी ने की। शिवाजी का जो शासनकाल है 1627 से 1680, इनके जन्म से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इनके मृत्यु से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाँ, तो दादा कोंडदेव, और ऐसे जो थे पिता जो थे, कौन थे पिता? कौन? माता ताराबाई और पिता शाहजी भोसले। ठीक है, शाहजी भोसले थे पिता थे, और ताराबाई माता थी, और ये दादा कोंडदेव इनके संरक्षक थे, कोंडदेव संरक्षण थे। तो शिवाजी से रिलेटेड अभी कर ले रहा हूं, हम लोग इसको कर ले रहे हैं। तो स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना शिवाजी महाराज ने किया था। स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना शिवाजी महाराज ने किया था। शिवाजी का टाइम पीरियड कितना है? 1627 से 1680। अच्छा, मराठा जो शब्द है ना, इसका विश्लेषण किया जाता है। एक्चुअली मराठवाड़ा क्षेत्र में रहने वाले थे, इसलिए भी मराठे बोले जाते हैं। मराठा कहने का अर्थ है कि जो मराठवाड़ा क्षेत्र में है, उसको मराठा कहा जाता है। पहली बात। दूसरी बात याद रखिएगा, इनके लिए एक और चीज कहा जाता है, जो युद्ध में मरकर ही हटे, वो मराठे हैं। यानी कि ये युद्ध में डरने वाले नहीं हैं, मतलब कि लड़ेंगे तो पीछे हटने वाले नहीं हैं, मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, तो मराठा के लिए अलग अलग ये का प्रयोग किया जाता है कि मराठा शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो किस प्रकार से हुई है। जनरली ज्यादातर विद्वान यही मानते हैं, मराठवाड़ा क्षेत्र में चूंकि पठारी इलाका है, ये क्या है, प्लेट्यू रीजन है, इसीलिए यहाँ क्या है, यहाँ का जीवन थोड़ा हार्ड है। दूसरी बात कि यहाँ फर्टाइल लैंड नहीं है, उपजाऊ भूमि नहीं है, इसीलिए ये लोग लूटपाट करते थे। लूटपाट मुख्य रूप से अगर देखिएगा, मराठों ने जो अपना उत्थान किया वो किससे किया? शिवाजी महाराज ने जो अपना मराठा राज्य स्थापित किया था, वो हफ्ता वसूली करके नहीं किया था। उसी हफ्ता वसूली को चौथ बोलते हैं। मतलब वो हफ्ता में नहीं वसूला जाता था, वो सीजन में वसूला जाता था। चौथ यानी कि चौथ क्या था, जैसे आएंगे मारपीट के चले जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे पहुंचा देना, यही काम करते थे। नहीं, चौथ एक प्रकार का टैक्स था जो पड़ोसी राज्य से लूट के बदले में था। कहने के लिए आप टैक्स बोलते हैं, ये टैक्स नहीं था, ये फिरौती था। मतलब एक तरह से हम अटैक नहीं करेंगे, बदले में पहुंचा देना। तो जितना आमदनी होगी उसका 1/4 पहुंचा देना है, यही चौथ है। अपने लोग हैं उनसे टैक्स लिया जा रहा है 1/10 टोटल इनकम का। अगर 100 रुपया कमा रहा है कोई, तो उसमें 10 रुपया लेते थे अपना आदमी से, अब जो चौथ था वो 25 रुपया ले लेते थे। तो यही था। तो उसके बारे में हम लोग करते हैं। तो मराठा में लिख लीजिएगा, मराठा में शिवाजी महाराज 1627 से 1680। शिवाजी के पुत्र हुए संभाजी 1680 से 1689। हालांकि शिवाजी के 2 पुत्र थे, एक साहू जी थे और एक संभाजी थे। तो संभाजी की 1690 में नहीं, शिवाजी के पुत्र हैं संभाजी, और संभाजी के 2 पुत्र हैं, एक राजा राम है, एक साहू है। तो संभाजी की जब मृत्यु हुई 1689 में, तो इस समय क्या हुआ, साहू को कैद कर लिया था औरंगजेब 1689 में। तो 1689 में साहू जो था कैद में, तो राजा राम बना। राजा राम सौतेला भाई है, लेकिन राजा राम बन गया शासक। 1689 1700 में जब इसकी मृत्यु हुई, तो ताराबाई इसके पुत्र शिवाजी द्वितीय को की संरक्षिका बनकर शासन करना शुरू किया। और इस समय क्या है कि शिवाजी के बाद पेशवा शक्ति का उदय हुआ। और पेशवा शक्ति का उदय हुआ, पेशवा मतलब पेशवा जो होते थे प्रधानमंत्री होते थे, मुख्य सलाहकार होते थे। वो यहां आकर के ताराबाई जब साहू को 1707 ईस्वी में कैद से मुक्त कर दिया था, किसने? औरंगजेब ने नहीं, बहादुर शाह प्रथम ने। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है, 1707 में कैद से मुक्त कर दिया। क्यों मुक्त किया? कि ताकि ये दोनों जाकर लड़े, और इसको चौथ का अधिकार मराठों को नहीं दिया, सरदेशमुखी का दिया, चौथ का
कौन? राजा राम का पुत्र है, जिसकी संरक्षिका बन के ताराबाई ने शासन किया। किसकी माँ थी? राजा राम की पत्नी थी ताराबाई। हाँ, मतलब इनकी भाभी हो गई, ठीक है, साहू की। तो ये शासन कर रही थी, लेकिन था कि पुरुष का शासन का एक कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे में साहू को सपोर्ट किया बालाजी विश्वनाथ ने। बालाजी विश्वनाथ पेशवा थे, उसी के समय में पेशवा शक्ति का उदय होता है। बालाजी विश्वनाथ ने सपोर्ट किया साहू को, और साहू जी ने क्या किया? ताराबाई को पराजित किया। मतलब कौन? हाँ, एक युद्ध हुआ था, सुकरखेरा है ना? हाँ, सकरखेरा का युद्ध। तो हाँ, उसमें जो है सो इसको ताराबाई को पराजित किया गया, और उसके बाद साहू बन गए छत्रपति, लेकिन अब नाम मात्र के हैं। असली ताकत आ गई पेशवाओं के पास। अब बालाजी विश्वनाथ के पुत्र हुए बाजीराव प्रथम। अब बाजीराव प्रथम के समय में पेशवा शक्ति का उत्थान हुआ। बाजीराव प्रथम का कथन है कि मराठा शक्ति ये अटक से कृष्णा तक फहराएगी। अटक से कृष्णा तक, अटक मतलब हो गया पेशावर, वहां से लेकर के कृष्णा नदी तक मराठा ध्वज फहराएगा। और दूसरी बात कि उसी ने कहा था कि मुगल अब ताकतवर नहीं रह गए, बोले कि मुगल अब मतलब कि जर्जर हो चुके पेड़ के समान है, जिसकी जड़ पर वार किया जाए तो पेड़ अपने आप गिर जाएगा। तो ये दो स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है। ये बाजीराव प्रथम का कथन है। हाँ, जब औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी तो मराठा का नेतृत्व अगर पूछेगा तो ताराबाई कहाँ में आई थी? औरंगजेब की मृत्यु के बाद नहीं, औरंगजेब की मृत्यु के बाद देखिए 1707 में मृत्यु के बाद ये साहू जाता है तो दक्षिण में, तो फिर साहू ही शासक बना। नहीं, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा शक्ति का हेड कौन है? तो ताराबाई है। हाँ, मृत्यु के समय, तो मृत्यु के समय हेड थी ताराबाई। और ये जो साहू है, तो साहू को कैद से मुक्त किया गया, तब जाकर के युद्ध होता है और उसमें जीतते हैं बालाजी विश्वनाथ की मदद से। बालाजी विश्वनाथ को सेना करते की उपाधि दिया जाता है। बाद में वो पेशवा बनते हैं, और उसी के समय में पेशवा शक्ति की उत्थान। शुरू में वो पेशवा नहीं थे बालाजी विश्वनाथ, वो सेनापति थे। उनकी मदद से जब बना शासक, ये छत्रपति बन गए, तो फिर इन्होंने क्या किया? बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना दिया, और उसी के समय में पेशवा शक्ति का उदय होता है। और 1720 से 1740 तक 20 साल तक बाजीराव प्रथम ने शासन किया। बाजीराव प्रथम 1740 में ये बाजीराव प्रथम का पुत्र था बालाजी बाजीराव। वैसे बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव प्रथम, फिर बालाजी बाजीराव। अब बालाजी बाजीराव ओवर कॉन्फिडेंट, वो तो पहले तो क्या किया ना, पावर ले लिया अपने हैंड में। एक संधि किया था जिसको संगौला की संधि बोलते हैं। संगौला की संधि, एक सुगौली की संधि है, वो नेपाल के साथ है, और एक संगोला की संधि है। संगोला की संधि में क्या हुआ कि छत्रपति नाम मात्र के शासक रह गए, असली शक्ति किसके पास हो गई? पेशवा के पास। ये 1750 का जो संगोला की संधि है, संगोला की संधि में यही हुआ था। संगोला की संधि, इसके बारे में हम लोग करेंगे जब आंग्ल मराठा युद्ध करेंगे ना, वो सब पढ़ना है, पेशवा के बारे में पढ़ना है। अभी ज्यादा दिमाग को डिस्टर्ब नहीं करना है, इतने फैक्ट्स हो जाएंगे कि फिर परेशान हो जाइएगा। ठीक है, तो यहां पर याद रखेंगे कि मराठा शक्ति का उदय हुआ शिवाजी महाराज के समय में। शिवाजी के पिता कौन थे? शाहजी भोसले। पहले तो लिख लिया ना, 1627 से 1680। 1627 से भी क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी में, 1680 से भी पूछा हुआ है कि शिवाजी का जन्म हुआ 1627 में, मृत्यु हुई 1680 में। अब मृत्यु से 6 साल पहले 1674 में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था रायगढ़ के किले में, छत्तीसगढ़ में आकर। अब पता है मराठे कितना तेज हैं। एक्चुअली इनकी जो ताकत थी ना, इनकी तीव्रता थी, ये घुड़सवार, अच्छे घुड़सवार थे। अब मराठों की ही सेना में काम करते थे पिंडारी के बारे में सुना है? वीर मूवी में सुना होगा, ठीक है। पिंडारी नहीं पढ़े हैं, आप पढ़े हैं, बाकी लोग जिनका इतिहास विषय नहीं है वो लोग वीर मूवी देखे होंगे सलमान खान की, तो उसमें भी पिंडारियों की चर्चा मिलती है।
और जब क्या हुआ था कि तो पिंडारी लोग जो थे, पिंडारियों ने क्या किया, पिंडारियों का दमन किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। तो एक्चुअली ये लोग इनकी सेना में काम करते थे और वो लोग थे क्या, रेंट पर सैनिक थे, मतलब युद्ध लड़ने जाना, आ जाओ इतना पैसा मिलेगा, ऐसे करके पिंडारी लोग आते थे। आज चूंकि ये युद्ध लड़ते रहते थे तो उनकी कमाई होती रहती थी। अब ये क्या हो गया कि जब मराठों का पतन हो गया तो उनका रोजी रोटी खत्म हो गया, तो वो लोग लूट मार करने लगे, और तब लूट मार करने लगे तब पिंडारियों का अंत करना जरूरी हो गया, इसीलिए पिंडारी शक्ति का अंत किया गया। और उसी में देखिएगा कि कुछ कमेंट भी किया जाता है, जब सलमान खान फॉरेन में जाता है तो वहाँ कमेंट भी होता है कि तुमको तो धूल चटा दिए थे वहाँ, जो अंग्रेज जो है वो बताता है कि पिंडारियों को किस तरह से पिंडारियों का नाश किया गया। तो इसमें उसी में है हीरो, 3-4 लोग हैं, बासिल मोहम्मद हैं, बुरन हैं, हीरू हैं, इस तरह से कुछ जो पिंडारी लोग थे। तो उन पिंडारियों के बारे में फिर पढ़ेंगे, जब वहाँ पढ़ेंगे ना हम लोग लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर और गवर्नर जनरल का जो शासनकाल पढ़ेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा ये फिर से। चलिए, तो मराठा शक्ति का उदय होता है शिवाजी महाराज के समय में। शिवाजी का काल है 1627 से 1680, 1680 से 1689। संभाजी शिवाजी के पुत्र हैं। उसके बाद शिवाजी के पोता थे साहू, ये राजा राम और साहू दोनों भाई हैं। ये भी वास्तविक जो उत्तराधिकारी है संभाजी का वो साहू ही है, ये सौतेला भाई है। तो ये चूंकि कैद में थे तो इसीलिए ये शासन किया, राजा राम ने शासन किया। राजा राम की मृत्यु हुई तो उसकी पत्नी ताराबाई शासिका बनी, और उसने राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय को, ये नवजात था, बालक था तो इसको जो है सो राजा बना दिया, और सारा पावर इसी के पास में है। तो 1689 से 1700 तक है राजा राम, 1700 से 1707 तक है ताराबाई, और 1707 से 1749 तक है साहू जी महाराज। 49 के बाद 1700 जब साहू जी का अंत होता है तो जो छत्रपति बने उनको नाम मात्र का बना दिया गया। संगोला की संधि 1750 में कर दी गई, और 1750 में संगोला की संधि के बाद रियल मराठा पावर हाँ किसे पेशवाओं के हाथ में आ गया। पेशवाओं के साथ में छत्रपति नाम मात्र के शासक रहे। और देखिए ये लोग अटैक करते थे ना, तो इनके ऊपर भी तो अटैक किया जा सकता है। तो ये लोग क्या करते थे ना, अपना मुख्यालय अलग अलग रखते थे। कहने का अर्थ है, देखिए सतारा में छत्रपति का राजमहल होता था, और पुणे में पेशवा का कार्यालय होता था, और शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया रायगढ़ में। तो यानी देखिए रायगढ़ में राज्याभिषेक करवाया, यानी अलग अलग जगह पर। और रायगढ़ में जो जब राज्याभिषेक करवाया था तो गए थे यहाँ से, काशी के विद्वान थे गंगा भट्ट, जिन्होंने जाकर के क्या किया था, राज्याभिषेक करवाया था। ये सब कहानी खूब पढ़ते हैं आप लोग। चलिए 1627 में तो शाहजी भोंसले इसके पिता थे। इनकी दो पत्नी थी, तो दूसरे पत्नी के साथ चले गए, तो फिर इनकी माता को छोड़ दिया। तो फिर ये जो है इनकी माता और इनके जो संरक्षक हैं दादा कोंडदेव, तो दादा कोंडदेव इनके संरक्षक थे। दादा कोंडदेव इनके संरक्षक थे। हाँ चलेगा, मिलता जुलता रहेगा, ऐसा नहीं देगा कोंडदेव इस तरह से अलग नहीं देगा क्वेश्चन, ठीक है। तो दादा कोंडदेव जो थे इनके ऐसे करके कहीं कहीं कोंडदेव भी दिया रहता है। हाँ, माता का नाम जीजाबाई। ये तो टीवी में एक प्रचार देता था, कॉम्प्लेन पीने के बाद जो है सो बुद्धि आ जाती है कि शिवाजी के माता का नाम क्या है, तो माता का नाम जीजाबाई, इनकी माता का नाम जीजाबाई, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि शिवाजी महाराज ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, और इन्होंने टैक्स सिस्टम, यानी कि ये एक पॉइंट याद रखिएगा, पेशवा शक्ति का उदय और आंग्ल मराठा युद्ध। ये हम लोगों को मॉडर्न इंडिया में, मतलब मॉडर्न वाला पार्ट में जब आंग्ल मराठा युद्ध करेंगे ना तो उस समय पूरा पेशवा के बारे में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि पेशवा शक्ति का उदय कैसे हुआ, और इसको फिर से जो एक तरह से मीडिएवल का पार्ट है, तो मीडिएवल में फिर शिवाजी महाराज को अलग से हम लोग को पढ़ लेना है। और यहाँ बस देखना है कि शिवाजी महाराज ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, इसके पुत्र हुए संभाजी। 1689 में संभाजी की मृत्यु हुई, और इसी समय साहू को कैद में किया गया। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। चूंकि साहू को मुक्त किया था बहादुर शाह प्रथम ने, तो वो कैद में कब गए, तो 1689 में, 1689 में कैद में गए। कौन? साहू को कैद किया था, औरंगजेब ने कैद किया था। इसके बाद
राजाराम के बाद शिवाजी द्वितीय, ताराबाई और उसके बाद साहू। इसमें एक चीज याद रखना है कि जो मराठा शासन प्रणाली थी उसमें अष्ट प्रधान आठ जो अष्ट प्रधान, हाँ अष्ट प्रधान, एक याद रखिएगा, एक अष्ट प्रधान है, एक अष्ट दिग्गज है। अष्ट दिग्गज वो 8 विद्वान थे, अष्ट प्रधान 8 शासन के अंग है। मतलब यहां जिसका हेड है पेशवा, प्रधानमंत्री, उसके अलावा जो है सचिव वगैरह, ये सब मीडिएवल वाला पार्ट में। एक बार जब औरंगजेब पढ़ेंगे तो औरंगजेब के बाद इसको मराठा शक्ति को देख लेना, शिवाजी महाराज को देख लेना। तो यहां ये याद रखना कि हम लोग क्षेत्रीय शक्तियों का उद्भव करें तो क्षेत्रीय शक्तियों में क्या है, मराठे भी चुनौती दे रहे थे। तो मराठे चुनौती दे रहे थे। पहले तो चारों को देख लिया हम लोगों ने, बंगाल हो गया, अवध हो गया, कर्नाटक हो गया, हैदराबाद हो गया। हैदराबाद, अवध, कर्नाटक, बंगाल। इसके बाद आए मराठा शक्ति में क्लियर। तो मराठों के बाद अब सिख आए। अच्छा, मराठा में एक पॉइंट मैंने बताया था और वो पॉइंट ये था कि मराठा शक्ति के अंतर्गत याद रखिएगा कि मराठा अपने क्षेत्र में सरदेशमुखी वसूलते थे। उसको लिख लीजिए, एक पॉइंट लिखिएगा। मराठों द्वारा मराठों द्वारा अपने राज्य में मराठा कलेक्टेड सरदेशमुखी, अपने राज्य में सरदेशमुखी नामक कर वसूलते थे। सरदेशमुखी नामक कर वसूलते थे। तो कलेक्टेड सरदेशमुखी इन ऑन स्टेट, अपने राज्य में। और नेवरहुड स्टेट में उन्होंने क्या वसूला, चौथ वसूला। सरदेशमुखी वसूलते थे विच वॉज 1/10 ऑफ टोटल इनकम, जो कुल आय का 1/10 होता था। कुल आय का 1/10 होता था। विच वॉज 1/10 ऑफ टोटल इनकम, कुल आय का 1/10 होता था। और नेक्स्ट लिखिएगा, चौथ वेयर कलेक्टेड फ्रॉम द नेबरहुड स्टेट्स। ठीक है, मराठों द्वारा पड़ोसी राज्यों में चौथ की वसूली की गई। विच वॉज इंस्टीड ऑफ लूट, जो लूट के बदले में था। विच वॉज इंस्टीड ऑफ लूट, मराठों द्वारा पड़ोसी राज्यों में चौथ वसूला गया। चौथ वॉज कलेक्टेड इन नेबरहुड स्टेट बाय मराठा, विच वॉज 1/4 ऑफ, जो कुल आय का 1/4 होता था। एंड इंस्टीड ऑफ लूट, जो लूट के बदले में होता था। लूट के बदले में, नहीं लूटूंगा पहुंचा देना। ठीक है, तो चौथ, ये दोनों याद रखिएगा। अब देखेंगे सिख में लिखिएगा, तो पंजाब वाले क्षेत्र में सिखों का उदय हुआ। मुगलों के पतन के बाद पंजाब वाले क्षेत्र में सिखों का उदय हुआ। देखिएगा, मराठों के पतन के साथ साथ विद द डिक्लाइन ऑफ मराठा, मुगलों के पतन के साथ साथ विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल, मुगलों के पतन के साथ साथ मराठा नहीं, मुगलों के पतन के साथ साथ विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल इन पंजाब रीजन, पंजाब क्षेत्र में सिख शक्ति का उदय हुआ। सिख बिकेम द पावरफुल, सिख शक्ति का उदय हुआ। हाँ, सिख शक्ति का उदय हुआ। अब फिर सिखों के बारे में भी वही, जब मुगल काल पढ़ेंगे तो मुगल काल में सिख राज भी पढ़ना है, मराठा राज भी पढ़ना है एट लास्ट, क्योंकि ये उसी समय के हैं। और सिख में पहले सिख धर्म आया, बाद में सिख राज आया। सिख राज आया राजा रंजीत सिंह के समय में, सिख राज आया। इससे पहले सिख धर्म था। और सिख धर्म में जो लोग थे उनको 12 मिसलों में, 12 सरदारों में बांट दिया गया था। 12 मिसल होते थे। मिसल जो होते थे ना, वो रिपब्लिक सिस्टम से चलता था, गणतांत्रिक पद्धति से चलता था। मतलब हेड उसका इलेक्ट होते थे, हेड इलेक्टेड होते थे, वंशानुगत नहीं होते थे। मिसल परंपरा, उसी में वंशानुगत ये किया गया, उसी में पावरफुल हुए थे।
राजा रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से थे, सुकरचकिया मिसल से, जो भंगी मिसल को के पावर को खत्म किया था। सबसे शक्तिशाली था भंगी मिसल, सुकरचकिया मिसल के थे। तो याद रखेंगे सिख शक्ति का उदय हुआ। क्लियर? तो सिख शक्ति, पहले सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की। गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में, 1469 में। मैंने ऐसे याद रखा है ना कि गांधी जी के जन्म के 400 साल पहले, गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में, तो 400 साल पहले 1469 हो गया, 1469 में। 1469 में इनका जन्म हुआ था गुरु नानक का। और गुरु नानक साहब ननकाना साहिब कहाँ? पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब के ननकाना साहिब में इनका जन्म हुआ था। और तो पहले गुरु, प्रथम गुरु कौन हुए? गुरु नानक। 10 गुरु के बारे में भी चर्चा हो चुकी है। गुरु नानक साहब थे, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हर गोविंद, हर राय, हरि किशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। दे सकता है कि 5वां गुरु कौन थे, 6ठे गुरु कौन थे? एक आध क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्पेशली 5वें गुरु को तो सब गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी पर चढ़ा दिया था ना, और तेग बहादुर को औरंगजेब ने। तो ये दो जो है सो जनरली लोग याद किए हुए रहते हैं। तो सिख में, हाँ याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे अपने बिहार से। ठीक है, 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु थे। और इन्हीं का ना जन्मोत्सव मनाया जाता है। जन्मोत्सव, प्रकाश पर्व जो है एक उनका रहता है, नानक साहब का। और यहाँ जो होता है वो गुरु गोविंद सिंह का। तो गुरुपद पहले था। नानक साहब ने सिख धर्म की स्थापना की। अब सिख धर्म जो था एक तरह से देखा जाए तो हिंदू धर्म जैसा ही था पहले। तो इसी में कुछ चीज को सबने अलग किया। बाद में देखिएगा कि इसमें मतलब कि अमरदास जो थे उन्होंने क्या किया था, लवन पद्धति, विवाह की पद्धति को अलग किया। फिर उसी तरह से धीरे धीरे करके डेवलप हुआ। फिर गुरुमुखी लिपि का भी विकास किया था गुरु अंगद साहब ने। और गुरुमुखी लिपि में आदि ग्रंथ की रचना कर दी थी किसने? गुरु अर्जुन देव के समय में आदि ग्रंथ की रचना की गई थी। और उसी समय नींव डाल दी गई थी एक तरह से स्वर्ण मंदिर की। तो उसमें भी पहले तालाब बना था, फिर उसमें जो है सोना से जब ऊपर का जो गुंबद बनाया गया तो फिर वो स्वर्ण मंदिर के रूप में फेमस हुआ। तो ये सब पढ़ेंगे हम लोग बाद में। अभी हम लोगों को क्या करना है कि जिस समय मुगलों का पतन हो रहा था, यानी कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर बिकेम द हेड ऑफ सिख। तो सिखों के हेड हो गए बंदा बहादुर। अब बंदा बहादुर को लोहगढ़ के किले में हराया गया था। किसके काल में? तो मतलब एक तो इसके विरुद्ध अभियान किया था इसने भी, अब बहादुर शाह ने भी। अब बाद में फारूकसियर के समय में लोहगढ़ के किले में फिर इसकी हत्या भी कर दी गई थी। तो लोहगढ़ के किले में पराजित किया गया था। तो ये 1716 में ना, तो 1716 तक है बंदा बहादुर। अब बंदा बहादुर के बाद में देखिएगा सिख मिसल में बट गए। मिसल प्रणाली आती है, पूरा सिख राज्य के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो उसमें मिसल में कितने मिसल थे? 12 मिसल थे। भंगी मिसल, सुकरचकिया मिसल, रामगढ़िया मिसल, फुलकिया मिसल, फिर नक्की मिसल के बाद करोड़ खिंदिया मिसल, फिर संगत नहीं ये है भगेल मिसल। तो इस तरह से 12 मिसल थे। अब 12 मिसल में देखिएगा ना कि थोड़ा उसमें बताऊंगा ना, ट्रिक टाइप से है तो याद हो जाएगा 12 मिसल के संस्थापक कौन कौन थे। जैसे करोड़ खिंदिया मिसल जो था ना, भगेल सिंह तो थे करोड़ खिंदिया मिसल के संस्थापक। करोड़ लेके भाग गए भगेल से। उसी तरह से जैसे कि होता है ना कि बाबा दीप सिंह थे शहीदी मिसल के, तो शहीद हो गए तो दीप जला दिए, तो शहीदी मिसल के। उसी तरह से बुलेबालिया मिसल है, एक है नक्की मिसल, तो नक्की मिसल है हीरा सिंह है। तो इस तरह से जो है। और सुकरचकिया मिसल के हैं चरत सिंह। तो ये मैंने क्या सुकर चरत, मतलब चरत सिंह। सुकरचकिया मिसल चरत सिंह। हालांकि सुकरचकिया मिसल के ही
सबसे शक्तिशाली हुए थे राजा रणजीत सिंह, जिन्होंने क्या किया था, जो भंगी मिसल का जो है ना, भंगी मिसल जो है वो छज्जा सिंह थे उसके संस्थापक। भांगना मतलब हम लोग, मैंने अपने ठेठ भाषा में याद किया, भंगी मतलब भांग गया, टूट गया, छज्जा टूट गया, तो ऐसे करके याद किया तो छज्जा सिंह याद हो गया, भंगी मिसल छज्जा सिंह। तो ये भंगी मिसल सबसे शक्तिशाली था, जिसका कि अंत करके फिर राजा रणजीत सिंह ने स्थापना। इससे पहले लेकिन सिख सरदारों ने मिल करके पंजाब राज्य की स्थापना कर दिया था, और उसी पंजाब राज्य को पावरफुल बनाया, लाहौर और अमृतसर को एक किया, वो काम किया था रणजीत सिंह ने। रणजीत सिंह पावरफुल हुए रणजीत सिंह के समय में, और इसी समय में फिर हम लोग आंग्ल सिख युद्ध करेंगे तो इधर का देखेंगे, और इधर वाला जो देखेंगे वो मुगल काल में देखेंगे, मुगल काल के अंतर्गत। ठीक है, तो सिख भी पावरफुल है, क्षत्रिय शक्ति के रूप में सिखों का उद्भव हुआ। सिखों के बाद राजपूत में दो हैं, अजीत सिंह और जय सिंह, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। अगर याद होगा तो बहादुर शाह ने इनको अजीत सिंह को कहां का, मारवाड़ का शासक तो माना, लेकिन गुजरात की सूबेदारी नहीं दी। मालवा का, ये एक मिनट, मारवाड़ का शासक तो माना, लेकिन इनको गुजरात की सूबेदारी नहीं दी। और जय सिंह को मेवाड़ का शासक माना, लेकिन इनको मालवा की सूबेदारी नहीं दी, मालवा की सूबेदारी। लेकिन बाद में जब जहांदार शाह आया तो जहांदार शाह ने किया, जय सिंह को मालवा की सूबेदारी दे दी और अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी दे दी। तो ये भी राजपूत भी पावरफुल है, और स्पेशली जय सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण है। जय सिंह ने बहुत सारे कार्य किए, विद्वान व्यक्ति थे, गणित के जानकार थे, खगोल विज्ञान के जानकार थे। इन्होंने यूक्लिड के ग्रंथ का अनुवाद किया था जिज मोहम्मद शाही के नाम से। तो इसके बारे में तो जय सिंह के संदर्भ में यहाँ पर प्रश्न कुछ बनते हैं कि, और इसने क्या किया था कि खगोल विज्ञान की जानकारी लेने के लिए 4 जगहों पर क्या किया था, स्थापित किया था, जो उसको क्या बोलते हैं, नहीं जंतर मंतर तो बोलते हैं, मतलब जंतर मंतर एक प्रकार का हो गया, हाँ वेदशाला हो गया। तो वेदशाला की स्थापना किया था, कहाँ किया था, उज्जैन में, एक तो है कि दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और परहैप्स मथुरा में भी 5 जगह पर किया था। मथुरा भी है, बनारस भी है, 5 जगह किया था, जिसमें कि 2 जगह बचा रह गया। 5 जगह पर वेदशाला की स्थापना हुई थी, वेदशाला की स्थापना। नोट्स आप लोग को मिल चुका है, एक बार मिला लीजिएगा ना, देख लीजिएगा। तो राजपूत, इस समय राजपूत शक्तिशाली हैं। इसके बाद अच्छा इतना है, तो ये आपका है क्षेत्रीय शक्तियों के उद्भव के अंतर्गत हम लोगों ने देखा, इनमें सबसे पावरफुल हुआ, मोस्ट पावरफुल कौन हुए, तो मोस्ट पावरफुल हुए नहीं, रणजीत सिंह तो है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा इन क्षेत्रीय शक्तियों में धीरे धीरे करके सबका दमन किया गया। तो राजा रणजीत सिंह भी हैं, और इस तरह से कोई पावरफुल, मोस्ट पावरफुल कोई नहीं है एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो। मराठे थोड़े मजबूत हैं, मतलब हर क्षेत्र में हर कोई मजबूत है। इसीलिए अंग्रेजों को इन्हें पराजित करने के लिए क्या करना पड़ा कि संघर्ष करना पड़ा। तो हर क्षेत्र में हर कोई पावरफुल है, और यहां पर देखेंगे तो एक एक करके हर शक्ति को पराजित किया जाए। बंगाल में पलासी के युद्ध के बाद बंगाल का दमन हो गया, अवध का दमन होता है बक्सर की युद्ध के बाद, कर्नाटक और हैदराबाद का दमन होता है आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, जिसको कर्नाटक युद्ध भी कहते हैं। इसके बाद जो है मैसूर का दमन होता है आंग्ल मैसूर युद्ध से, मराठों का दमन होता है आंग्ल मराठा युद्ध से, और सिखों का दमन होता है आंग्ल सिख युद्ध से। तो इन्हीं क्षेत्रीय शक्तियों को पराजित करके ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई। ब्रिटिश शासन की स्थापना 23 जून 1757 को पलासी के युद्ध के बाद हुई। आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी के युद्ध के बाद बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई, ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश हुआ। और इस तरह से जो बंगाल है, बंगाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बंगाल के जो नवाब हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने किया?
मुर्शिद कुली खान ने किया। मुर्शिद कुली खान के बाद सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन के बाद सरफराज खान, सरफराज खान के बाद अलीवर्दी खान, और अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। अब उसमें भी वही पॉइंट याद रखना है कि चूंकि जब हम लोग करेंगे आगे सिराजुद्दौला के साथ में पलासी का युद्ध करेंगे, तो उस समय ये आपको याद रहना चाहिए कि संस्थापक कौन है, मुर्शिद कुली खान, और अंतिम शासक है सिराजुद्दौला। हालांकि सिराजुद्दौला को हिंट दिया था किसने, अलीवर्दी खान ने, अलीवर्दी खान ने। तो मॉडर्न में आज इतना ही रखते हैं, काहे कि बिहार का जो इतिहास है वो थोड़ा लंबा है, उसमें थोड़ा ज़्यादा चलेगा, उसमें मध्यकालीन और आधुनिक बिहार दोनों खत्म कर देंगे हम लोग।